मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ नौकर। ये पाठ महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में है और इस पाठ की लेखिका हैं अनु बंदोपाध्याय जी। प्यारे बच्चों, आप सभी ने महात्मा गांधी जी का नाम तो अवश्य सुना होगा। उनकी तस्वीर भारत के हर नोट पर आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उन्हें महात्मा का ये नाम ऐसे ही नहीं मिला था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके स्वभाव और देश की सेवा को देखते हुए उन्हें महात्मा यानी महान आत्मा का नाम दिया था। इसीलिए हम सभी उनको महात्मा गांधी जी कहकर बुलाते हैं। टैगोर वही हैं जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखा था। महात्मा गांधी सिर्फ नाम से ही महात्मा नहीं थे, बल्कि अपने काम से भी महात्मा थे। क्या आप जानते हैं उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए हैं? उनके जीवन के बड़े बड़े कार्यों के अतिरिक्त उनका जीवन ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातों से भी भरा हुआ है जो घटनाएं सुनने और पढ़ने में तो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन उनमें गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। नौकर पाठ में हम महात्मा गांधी जी के जीवन की इन्हीं छोटी छोटी बातों के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं हमारा पाठ नौकर एक बहुत ही रोचक पुस्तक से लिया गया है जिसका नाम है बहुरूप गांधी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बहुरूप गांधी यानी गांधी जी के अनेक रूप हैं। बहुरूप गांधी पुस्तक में गांधी जी के जीवन और व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं को बहुत रोचक ढंग से दिखाया गया है। आपके स्कूल में पुस्तकालय से ये पुस्तक आप ले सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसे प्राप्त करना, पढ़ना और अपने दोस्तों के साथ साझा करना। इस किताब की लेखिका हैं अनु बंदोपाध्याय जी। अनु बंदोपाध्याय का जन्म 1917 में हुआ था, यानी भारत की आज़ादी से बहुत पहले। उनकी मृत्यु सन 2006 में हुई। वे स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही थी। उन्होंने कलेक्टेड वर्कर्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी जी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी जी के जीवन से हम अनेक बातें सीख सकते हैं। महात्मा गांधी जी का ये पाठ नौकर का मतलब हम समझते हैं कि ऐसा काम जो हम नहीं करते हम दूसरों से करवाते हैं, और नौकर को हम हीन दृष्टि से भी देखते हैं। लेकिन हम सभी अपने जीवन के नौकर हैं। हम अपने जीवन के हर कार्य को खुद करते हैं और हमें अपने जीवन के छोटे छोटे कार्यों को खुद करना चाहिए। गांधी जी किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे। जिस काम को नौकर चाकर करते थे उसे भी वे छोटा नहीं समझते थे। हर काम को खुद करने की शिक्षा देते थे। गांधी जी कभी किसी काम करने वाले को नौकर की भांति नहीं देखते थे। वे नौकरों को भाई के समान मानते थे। इंग्लैंड में उन्होंने देखा था कि वहाँ नौकरों को परिवार का सदस्य माना जाता है। ये देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। वे कहते थे, मैं किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे अपना भाई या बहन ही मानता हूँ। गांधी जी इतने बड़े पद पर थे, लेकिन फिर भी वो चक्की से रोटी के लिए आटा खुद पीसते थे। खुद ऐसे शारीरिक काम करते थे और इन कामों को करने में, इन छोटे छोटे कामों को करने में सब्जियां छीलते थे, भोजन परोसने का काम करना, बर्तनों को खुद मांजकर चमका देना, इन सभी कामों को वो खुद करते थे और इनको करने में कभी शर्म महसूस नहीं करते थे। क्योंकि हम सभी अपने जीवन के खुद नौकर होते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमें उसको पूरे सम्मान और खुशी के साथ करना चाहिए। आइए पाठ को पढ़ते हैं और नई नई बातें जानते हैं। क्या क्या नई जानकारी हमें पाठ से मिलती है। पाठ में अनेक नए नए शब्द भी आप देखेंगे और नए नए शब्दों को जब हम देखते हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमारे शब्दकोश में वृद्धि होती है और हमें नए नए शब्दों की जानकारी होती है। आइए शुरू करते हैं हमारा पाठ नौकर। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की का आटा पीसा करते थे। यहाँ पर बताया गया है कि गांधी जी बैरिस्ट्री का काम करते थे, हजारों रुपए कमाते थे। बैरिस्ट्री क्या होती है? वकीलों वाला काम। वो पेशे से क्या थे? वकील थे और इतने पैसे कमाते थे, लेकिन फिर भी वो प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की का आटा पीसा करते थे। खुद ही अपने हाथों से चक्की से आटा पीसते थे। आज की तकनीकी में और पहले ज़माने की तकनीकी में बहुत अंतर है। पहले लोग हाथ से चलाई जाने वाली चक्की से आटा पीसते थे, फिर उससे खाना बनाते थे। हाथ से चलने वाली चक्की इतनी आसानी से नहीं चलती है, उसमें शारीरिक दम लगाना पड़ता है।
चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। कस्तूरबा यहाँ पर गांधी जी की पत्नी का नाम है। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। महीन यानी बारीक। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। आप सभी जानते हैं गुजरात में साबरमती आश्रम में गांधी जी रहते थे और साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पीसने का कार्य खुद किया। वे चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। कभी कभी हाथ से चलने वाली चक्की नहीं चलती थी, ठीक से कार्य नहीं करती थी, तो घंटों मेहनत करके उसको ठीक करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। कार्यकर्ता यानी काम करने वाला। आश्रम में अनेक लोग काम करते थे, उनमें से एक कार्यकर्ता, एक काम करने वाले व्यक्ति ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। फौरन यानी तुरंत ही, बिना देरी किए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। बीनकर यानी हाथ से चुनकर। पहले गेहूं को अच्छे तरीके से साफ किया जाता था, उसमें जो भी खराब चीजें होती थी उनको बाहर निकाला जाता था। कोपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। हैरत में पड़ना यानी आश्चर्य में पड़ना। जो भी व्यक्ति गांधी जी को हाथ से अनाज साफ करते हुए देखते थे तो वो बड़े हैरान हो जाते थे कि इतने बड़े व्यक्ति इतने छोटे छोटे काम कैसे कर रहे हैं। पहाड़ी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गर्व यानी घमंड। कॉलेज के छात्र को बड़ा घमंड था कि मुझे बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली। ताड़ लेना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है पूर्वानुमान लगाना कि उनके मन में क्या चल रहा था। उनको बहुत ही गर्व था कि मुझे बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, इसीलिए गांधी जी मुझे लिखने पढ़ने का कोई काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। उन्होंने थाली में गेहूं रखे थे, उनको बीनने के लिए यानी कि साफ करने के लिए उनसे कहा। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए। आगंतुक होता है मेहमान या आने वाला, तो मेहमान या आने वाला व्यक्ति कौन था? कॉलेज का छात्र। वो बड़ा ही मुश्किल में पड़ गया, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चल दिए। उनको लगा कि मुझे पढ़ने लिखने का काम मिलेगा, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, अच्छी अंग्रेजी जानता हूँ। लेकिन गांधी जी ने किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा। उन्होंने छोटे से काम को करने के लिए उनसे कह दिया। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते थे। आड़े हाथों लेना ये भी एक मुहावरा है, यानी अच्छे से अपने साथियों को कहते थे कि ये गंदगी क्यों है। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उन्हें समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। काले चकत्ते यानी काले निशान। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। आश्रम के लोगों को गांधी जी स्वयं खाना परोसते थे और खाना बहुत ही पौष्टिक होता था, उबला हुआ होता था, बेस्वाद होता था, तो लोग कुछ कह भी नहीं पाते थे क्योंकि गांधी जी स्वयं अपने हाथों से उनको भोजन परोसते थे, तो किसी के विरुद्ध वो बोल भी नहीं पाते थे। प्यारे बच्चों, कभी कभी जब आपकी मम्मी कोई सब्जी बनाती है जो पौष्टिक तो होती है लेकिन आपको खाने में स्वादिष्ट नहीं लगती है, आप खाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन फिर मम्मी कहती है कि आपको खानी ही है, तो फिर आप कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। आपको बेस्वाद लगती है लेकिन फिर भी आप खाते हैं। तो इसी प्रकार से आश्रम के जो लोग थे वो भी खाना खाते थे, पौष्टिक खाना होता था लेकिन उनको स्वादिष्ट नहीं लगता था। गांधी जी अपने हाथों से परोसते थे तो उनको खाना पड़ता था। दक्षिणी अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य कर भी चुके थे। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में काफी सालों तक रहे, वहां उनको जेल भी जाना पड़ा और इसी कारण से उन्होंने सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का काम किया। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से हर व्यक्ति को साफ करने होते थे।
जो भी व्यक्ति भोजन करता था वह अपने झूठे बर्तन खुद से मांजता था और साथ में रसोई घर के जो बर्तन होते थे जिनमें खाना पकाया जाता था, कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। दल यानी समूह समूह बना लिया जाता था, ग्रुप बना लिया जाता था और लोग रसोई घर के जिसमें खाना पकाया जाता था सभी बर्तनों को साफ करते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। पेंदी यानी जो नीचे का हिस्सा होता है, जब हम आग पर खाना पकाते हैं तो बार बार आग पर रखने की वजह से वो कालिख जम जाती है, काला हो जाता है। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। कस्तूरबा उनकी पत्नी का नाम है। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, ये काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले आए। यानी पत्नी कस्तूरबा गांधी के समझाने पर गांधी जी मान गए और उन्होंने कहा, ठीक है, ये काम मैं आपको सौंपता हूँ। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। यानी गांधी जी को चमकते हुए बर्तन पसंद थे, उनको किसी प्रकार की गंदगी पसंद नहीं थी। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी सा चमका सकते हैं। एक बार जेल में उनको किसी मदद करने वाले को रखा गया था, लेकिन उन्होंने अच्छे से सफाई नहीं की, इसलिए उन्होंने उनको बताया कि लोहे के बर्तनों को भी वो इतने अच्छे तरीके से साफ करते हैं कि चांदी की तरह चमकने लगते हैं। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और ये पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। यानी गांधी जी को किसी भी प्रकार का काम छोटा या बड़ा नहीं लगता था। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे। अस्वस्थ यानी बीमार थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को ये बात पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस भी लगी। ठेस लगना मुहावरा है जिसका अर्थ है दुख पहुंचना। सभी लोग गांधी जी की मदद करना चाहते थे। उनको पता था गांधी जी अपने काम खुद करते हैं, लेकिन आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो लोगों ने सोचा कि सभी बर्तनों में हम पानी भर देते हैं ताकि गांधी जी पानी को कुएं से ना खींचे और उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब ना हो। लेकिन गांधी जी ने सभी की बात नहीं सुनी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। कार्यकर्ता ने सोचा कि इसी बहाने उनकी मदद हो जाएगी, लेकिन उनको काफ़ी दुख हुआ, उनके मन को ठेस पहुंची और उन्होंने फिर भी काम किया तो उसको बाद में बहुत पछतावा हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उन्होंने अपने आश्रम में कुछ नियम बनाए थे। हर व्यक्ति के हिस्से में कोई ना कोई काम आता था। इसीलिए गांधी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि जब तक वो बिल्कुल ही काम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ही लाचार नहीं हो जाते हैं, तब तक वो अपना काम छोड़ना नहीं चाहते थे। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वे थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टोल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं उनको मेहनत करने की कितनी आदत है। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। सुबह के 2 बजे शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म तक लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। यानी गांधी जी को इस तरह से काम करते हुए देखकर उनके साथी भी उत्साहित हो जाते थे और उनका अनुकरण करते थे, उनके अनुसार काम करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल, टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए ये सब कष्ट क्यों किया? क्या ये उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था।
इस तरह से गांधी जी हर किसी की मदद करने को तैयार रहते थे। दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। जी हाँ प्यारे बच्चों, गांधी जी को बुलाया गया था अतिथि के तौर पर, उनको गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन वो खुद ही उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाकी छात्र उनको नहीं जानते थे। जब छात्रों का मुखिया वहाँ पर आता है, नेता वहाँ पर आता है, तो वो गांधी जी को पहचान लेता है। यानी गांधी जी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं समझते थे। हम सोचते हैं कि हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं, हम ये काम नहीं करेंगे, ये काम तो नौकर करेंगे, दूसरे व्यक्ति करेंगे, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं सोचते थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। गांधी जी दूसरों से अपने काम नहीं करवाते थे और ना ही दूसरे व्यक्तियों से काम लेने की कोशिश करते थे। उनका मानना था कि अपने छोटे बड़े कार्य, निजी कार्य खुद किए जाने चाहिए और वो दूसरों की मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। बुहारना यानी झाड़ू लगाना। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। बुहारी यानी झाड़ू। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। यानी गांधी जी अपने निजी कामों के लिए खुद परेशान हो लेते थे, लेकिन दूसरों को परेशान नहीं करते थे। नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को ये नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। प्यारे बच्चों, गांधी जी गुजरात से संबंधित थे और गुजरात में खाखरा, ढोकला, थेपला ये सभी खाने के व्यंजन हैं। इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। उनके कार्यकर्ता साथी खाखरा बनाना नहीं जानते थे तो उन्होंने खुद रसोई घर में जाकर उनको खाखरा बनाना सिखाया। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। इस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। 78 यानी 78, हिंदी में क्या कहते हैं 78, 78 ईयर्स के वे थे और इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी वो अपने काम स्वयं करते थे और सभी की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। ऐसा नहीं था कि कोई उनके काम करना नहीं चाहता था। अगर वो एक आदेश देते तो हर व्यक्ति उनके काम करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो ऐसा करना चाहते नहीं थे। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। दाई होती थी जो बच्चे की देखभाल करती थी, लेकिन वो अपने बच्चों से इतना प्रेम करते थे कि 2 महीने होने के बाद अपने बच्चों के लिए किसी आया को, किसी दाई को उन्होंने उनकी देखभाल करने के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। माता पिता का प्यार उनके लिए बहुत जरूरी है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिणी अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई हैं। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। 1 पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। पखवाड़ा यानी 15 दिन। 15 दिन तक गांधी जी ने बच्चे को संभाला और इस तरह से उन्होंने श्रीमती पोलक की मदद की। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, गांधी जी इतने बड़े व्यक्ति थे, इतने बड़े नेता थे, लेकिन फिर भी वो इतने छोटे छोटे काम करते थे, हर किसी की मदद को तैयार रहते थे। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात की जा रही है यहाँ पर। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। इस्त्री यानी प्रेस करना।
वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिणी अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए, पाखाने यानी बाथरूम, और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है, कारकुन यानी काम करने वाला, जिसे ये काम दूं। क्या तुम ये काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। सामर्थ्य यानी शक्ति, जो काम मैं कर सकता हूँ हर कार्य में करने के लिए तैयार हूँ। ये काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उस नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि नौकर को हम पैसे देकर काम पर रख रहे हैं तो हम उसके साथ कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, बल्कि उसे अपने भाई के समान मानना चाहिए, उसको पूरा सम्मान देना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। यानी कि हो सकता है कुछ नौकर ऐसे होते हैं जो चोरी कर लेते हैं, कोई गलत घटना हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए, हर किसी को सम्मान देना चाहिए और हमारी ये कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। उन्हें मालूम ही नहीं था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखे। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, धोना यानी दूध निकालना, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता, पाखाना यानी बाथरूम। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय करवाया जा रहा है, और ये परिचय घरेलू नौकरों की तरह नहीं करवाया जा रहा, बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही मानता हूँ, और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। प्रतिदान यानी कि जो चीज़ हमारे लिए की जाती है उसका बदले में कुछ उपकार चुकाना, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। प्यारे बच्चों, हमने देखा पूरे पाठ के दौरान कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई गई है। गांधी जी के अपने जीवन के अनुभव यहाँ पर साझा किए गए हैं और इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कभी कभी हमारे मन में भी आ जाता है कि ये नौकर है, ये उसका काम है, ये मेरा काम नहीं है। हम इस तरह से भेदभाव करने लग जाते हैं, लेकिन अगर हम सही मायने में सोचें तो नौकर को हम पैसे तो देते हैं, वेतन तो देते हैं, लेकिन वो हमारी सेवा करता है, वो उसका काम है और हर काम का सम्मान किया जाना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, चाहे बड़े काम हो चाहे छोटे काम हो, हर किसी काम को करने के लिए उतना ही सम्मान और उतना ही वेतन मिलना चाहिए। तो वेतन देकर हम किसी नौकर को खरीदते नहीं हैं, बल्कि वो भी एक सदस्य की तरह होता है, उसको भी पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। आजकल हम देखते हैं काफ़ी जगह पर ऐसा नहीं है। हम छोटे व्यक्तियों को, छोटे काम करने वाले व्यक्तियों को, जैसे कि झाड़ू लगाना, कूड़ा इकट्ठा करना, इस तरह के कामों को बहुत छोटा माना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये काम नहीं होंगे तो क्या हम अच्छे से कार्य कर पाएंगे? मान लीजिए आपके घर पर बहुत दिनों तक कूड़ा इकट्ठा करने वाला नहीं आता है, आपका घर कूड़े का ढेर बन जाता है। क्या आप अपने घर की साफ सफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम कूड़ा उठाने वाले को इतना हीन दृष्टि से क्यों देखते हैं? अगर हमारी गली मोहल्ले की सफाई करने वाले कर्मचारी नहीं आएंगे तो क्या हमारा आस पड़ोस साफ रह पाएगा? फिर भी हम उनको इतना सम्मान नहीं देते हैं। तो ये भावना हमें हर किसी के मन से हटानी है। हमें सभी को समानता का दर्जा देना है। महात्मा गांधी जी से ये सीख हम ले सकते हैं और साथ में अपने छोटे बड़े कार्यों को हमें खुद करना चाहिए। अपना खाना खाने के बाद अगर हम अपने बर्तन धो लेते हैं तो हम कोई छोटे व्यक्ति नहीं बन जाते हैं, क्योंकि अपना कार्य हमें खुद करना चाहिए जहाँ तक संभव हो सके। कि नौकर पाठ में महात्मा गांधी जी अपने बर्तन खुद साफ करते हैं, हर तरह के कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने आप को कभी इतना बड़ा आदमी नहीं समझते कि हाँ मैं इतना बड़ा नेता हूँ, मैं इतना बड़ा बैरिस्टर हूँ, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। किसी भी तरह के कार्यों में वो भाग लेते हैं। तो इनसे हम बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पर ले सकते हैं।
प्यारे बच्चों, पाठ के अंत में लेखिका अनु बंदोपाध्याय जी के बारे में कुछ जानकारी है, आप ये पढ़ सकते हैं। अनु बंदोपाध्याय 1917 में उनका जन्म हुआ, 2006 में उनकी मृत्यु होती है। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही हैं। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया है। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी जी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता या स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। जैसा कि इस पाठ से हमने सीखा कि नौकर भी सदस्य ही होता है, परिवार के सदस्य की तरह उनको सम्मान दिया जाना चाहिए और अपने हर छोटे बड़े कार्यों को हमें खुद करने की कोशिश करनी चाहिए जब तक कि हम लाचार नहीं हो जाते, बेबस नहीं हो जाते हैं, जैसे कि गांधी जी करते थे। कितना बड़ा उदाहरण उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वो इतने बड़े बैरिस्टर थे, इतने बड़े वकील थे, इतने पैसे उनको मिलते थे, इतना बड़ा आश्रम था उनका। अगर वो आदेश देते तो उनके हर छोटे बड़े कार्यों को करने के लिए लोग तैयार थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे और ना ही उनको ऐसा करना अच्छा लगता था। उन्होंने बर्तन तक साफ किए हैं, सब्जियां काटी हैं, रसोई का काम संभाला है, जाले साफ किए हैं, झाड़ू लगाई है। इतने छोटे छोटे काम जो रोजमर्रा के काम होते हैं बड़े सम्मान के साथ किए हैं और साथ में छोटे छोटे काम करने में उनको शर्म महसूस नहीं होती, बल्कि उनको गर्व महसूस होता है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने नौकर पाठ को अच्छे से पढ़ा, साथ में पूरे पाठ की सरलार्थ और व्याख्या हमने की। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा, साथ में आपने पाठ से बहुत कुछ सीखा होगा। अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अभ्यास के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए और साथ में अपने काम खुद कीजिए, हर किसी का सम्मान कीजिए। हर किसी व्यक्ति को पूरा सम्मान मिलने का अधिकार है। कोई भी नौकर नहीं है, कोई भी मालिक नहीं है, सभी समान है। हर कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, बल्कि हम उसको सम्मान के साथ, समानता के साथ करें। यही सबसे बड़ी शिक्षा इस पाठ से हमें मिलती है। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।